क्यों हुई? पहले तो ये दिक्कत है, क्योंकि देखो हर बॉडी कैसे होती है? न्यूट्रल। कैसी होती है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जानते हो कि नहीं? उदासीन। कैसी रहेगी? जिसका कोई सीन नहीं होता है। देखो, मतलब उदासीन का मतलब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ना ही क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हैं। बात को समझो, अब समझना नहीं है। जीवन में देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। नेचर में जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो वो सब किससे मिलके बने हैं? एटम से। वो कौन कह के चला गया? कौन कैसे गया? डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा इस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नेचर के मैटर का या किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है वो क्या है? एटम, जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो बाद में जे थॉमसन ये सब और साइंटिस्टों ने एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे। क्या खोजे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम तो पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट, उसके अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। समझ गए? वहाँ खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया इलेक्ट्रॉन। क्या खोजा गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर मिलकर ने नेगेटिव चार्ज बता दिया। क्या बता दिया? जो इस पर चार्ज रहता है, क्या रहता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन पर वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए? चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है। कहा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल्स है। तो अब मुद्दा ये हो गया, हमेशा जीवन में याद रखना, चार्ज को छोटा q से लिखेंगे या फिर बड़ा Q, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, हर जगह ऐसे ही लिखेंगे, छोटा Q और बड़ा Q। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, ये एटम है। तो एटम में अगर किसी का एटम है वो नेचुरली जो मिलता है न्यूट्रल मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रल का मतलब ना तुम्हें उस पर प्लस शो होगा ना क्या होगा, माइनस। मतलब जितना उस पर प्लस होगा उतना ही उस पर क्या होगा, माइनस। नहीं समझे? तो जब ये कहा गया कि एटम में माइनस है, तो जब एक चीज़ न्यूट्रल मिलती है तो मतलब उसमें उतना ही सेम प्लस होगा, तभी प्लस माइनस करके वो न्यूट्रल हो गया होगा। नहीं आया? नहीं आया? क्या बोला? नहीं आया। जैसे देखो, एक पार्टिकल्स पे जो चार्ज है, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पता ही होगा। तो मैंने मान लिया अपने को चार्ज नहीं पता है, एक पार्टिकल्स है, मतलब एक एटम है। अगर एटम न्यूट्रल है, क्या है? एटम न्यूट्रल है, इसमें है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आ गया माइनस। क्या आ गया? और इस पर माइनस दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जितना इस पर माइनस यहाँ तुमने निकाला है, सेम उतना उसमें क्या होगा, प्लस। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? तो इसमें एक चीज़ और फिर डिस्कवरी से निकली, वो है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। उसकी भी यहाँ ई के ऊपर माइनस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, वहाँ ई के ऊपर माइनस नहीं लिखते हैं। प्रोटॉन को हम पी से भी लिखते हैं। किससे? पी से। ई लिख देते हैं केवल, या फिर पी लिख देते हैं। समझ गए? तो इसकी भी वैल्यू होती है कितनी, +1.6। कितनी होगी? बुक में इसकी पूरी वैल्यू दी है 1.6002 022 ऐसे दिया होगा कुछ। समझ गए कि नहीं? तो हम उसको नहीं ले रहे हैं, केवल अप्रॉक्सीमेट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेंगे। बात समझ नहीं पाए तुम लोग? जब एक न्यूट्रल चीज़ से माइनस निकली तो लोगों ने कहा पक्का उसमें प्लस होगा ही होगा। नहीं आया समझ में? तभी माइनस प्लस होकर इस पर चार्ज कितना दिखा रहा था। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? चार्ज जीरो। चार्ज क्या है? नेट चार्ज जीरो।
क्या नेट चार्ज क्या है इक्वल टू 0, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस, नेट चार्ज 0, बॉडी न्यूट्रल। आया समझ में? एक नहीं आया? समझ गए? तो ये लोगों ने कहा कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पक्का न्यूट्रॉन उसमें होगा ही होगा, मतलब ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल्स भी उसमें होना चाहिए। अगर नेगेटिव पार्टिकल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा चीज़ है। आया कि नहीं प्रोटॉन प्लस में? तो उसी सेम जो हम लोग कल पढ़े थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पेपर में आएगा नहीं और कहीं आता भी नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ लो तुम लोग तो बहुत है। सेम चीज़ बनाई गई, बस अंतर ये कर दिया गया हाई वोल्ट प्रेशर फिर ऐसे रखा गया, लेकिन ये देखा गया कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। समझ गए? किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस। यहाँ क्या भरे हो, हाई वोल्टेज लगाएंगे, लो प्रेशर देंगे थोड़ा सा। वैक्यूम पंप तुम लोगों ने देखा ही होगा। इसमें ये है एनोड और ये क्या है कैथोड। उस बार हमने छेद किस में करे थे? होल किस में करे थे? प्लस वाले प्लेट में। इस बार होल किस में करेंगे? माइनस वाले प्लेट में। तो बताओ किधर से किधर आएगी एनोड रेज? एनोड रेज किधर आएगी? एनोड से चलेगी, किधर जाएगी? कैथोड में। तो ये कहा गया एनोड रे भी सीधे ही चलती है, सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कौन सी रेस चलती है? कैथोड रे, जैसे कल पढ़े थे हम लोग, वैसे ही सेम एनोड रे भी चलती है, लेकिन वो कहाँ से चलेगी? एनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में चलेगी। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो जस्ट अपोजिट डेविएट होगी कैथोड रे। अगर एनोड रे कैथोड रे के जस्ट अपोजिट होगी। अगर कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जाता है तो एनोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ जाएगी? नीचे। नहीं आया क्या? आया? बहुत ईजी है। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो यहाँ होल किया गया। यहाँ भी फ्लोरोसेंस जानते ही हो तुम लोग, क्या था? कौन सा सल्फाइड था? जिंक सल्फाइड ने, हाँ था ना, जिंक सल्फेट। हाँ देखो अब इधर हम अगर लगा दें तो इस पे चमक दिखने लगती है, सेम पूरी पूरी प्रॉपर्टी हो रही है। समझ गए? लेकिन ये पाया गया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1,00,000 गुना लगभग ज़्यादा है। कितना? 1,00,000 गुना। नहीं समझ पाए? ज़्यादा है किसका मास? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम लोग जब मास कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल लेते हैं। एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास कभी काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बहुत ही कम होता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसे हुई उसकी डिस्कवरी। समझ गए कि नहीं? किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ज़्यादा अपने दिया नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे कह रहा है, समझ गए ना तुम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दिया है, या प्रॉपर्टी आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, कुछ आ जाए, तो नीचे दी हुई है एक कैरेक्टरिस्टिक, सेम उससे कंपेयर करके लिखना। किससे? इलेक्ट्रॉन से। देखो जैसे वो सीधे चलती है तो ये भी कैसे चलेगी? सीधे। लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होना नहीं चाहिए साथ में। समझ गए? तो पहला पॉइंट ये दिया था, कैथोड रे से थोड़ा सा अलग है। कैथोड रे जो थी, ये कौन सी रेज है? एनोड रेज। कौन सी? एनोड रेज। एनोड रेज जो है वो उसको हम लोग कहते हैं क्या? केनॉल। कौन सा? समझ गए? ये होगी। और इसी को बाद में जाके क्या कहा गया? क्या कहा गया? प्रोटॉन। मतलब जो पार्टिकल्स निकले, पार्टिकल से मिल के पाया गया। एनोड रे पार्टिकल्स ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इसको बाद में प्रोटॉन माना गया। क्या माना गया? प्रोटॉन। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया
तब ये निगेटिव वाले की तरफ घूम गया। किधर घूम गया? जैसे इसके पास अगर हम क्या लगा दें, इसके पास अगर हम लगा दें क्या, अगर एनोड रिंग वाली डिस्कवरी है, ये कैथोड है, इसमें होल कर दिया है, समझ गए, एक माइनस वाला है और ये क्या है, इधर से जो रेज निकलेगी, अगर इधर प्लस इधर माइनस लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर चलती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये प्लस वाली जो लाइन ऐसे सीधे जा रही थी ना, वो किधर जाने लगी, माइनस की तरफ। नहीं समझे? तो इसका मतलब ये पाया गया कि ये जो एनोड रेज हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स को कह दिया कि ये प्रोटॉन है। क्या कह दिया गया? प्रोटॉन है। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, बस समझना है। तो पहला पॉइंट इसमें जो दिया है उसमें कहा है कैथोड रेज किस पर डिपेंड करता था? जो कैथोड रेज ट्यूब में जो गैसेस भरी होती थी उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता था। कौन? कैथोड रेज। लेकिन एनोड रेज डिपेंड करेगा किस पर? जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है उसके नेचर पर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है प्रॉपर्टी में? चार्ज और मास का रेशियो वहाँ पर डिपेंड नहीं करता था, इंडिपेंडेंट था। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो इंडिपेंडेंट था। किससे? नेचर ऑफ गैस से। गैस जो उसमें भरी हो उस पर डिपेंड नहीं करता था, इसमें डिपेंड करता है। तीसरा दिया है, समझ गए कि नहीं? तीसरा दिया हुआ सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल या एलिमेंट्री, समझ गए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज है एट बॉडी। क्या है? मिनिमम चार्ज एट बॉडी। इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर हो नहीं सकता। किससे कम चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या फिर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बलबला रहे हैं, तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट। क्या है? सबसे हल्का तत्व है। क्या है? सबसे हल्का एलिमेंट है। अरे एलिमेंट बहुत सारे याद करने के लिए कहा है 30 तक, तो उसमें से सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो ऐसा बंदा है ना, इसका जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में केवल इसमें मिलता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। ये आगे पढ़ेंगे हम। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बताओ? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा जीवन में याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी लाइफ में, प्रोटॉन कहीं भी आ जा सकता नहीं। कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का पाया जाता है न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकल पाता, कभी जाता ही नहीं अकेले। नहीं आया समझ में? तो जब भी एटम्स या बॉडी से, किसी बॉडी या किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल से जो निकलेगा वो कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कुत्तों की तरह टहलता है, प्रोटॉन एक ही जगह रहता है। नहीं आया? तो जो कुत्तों की तरह टहलता है वो जल्दी जाता है। नहीं आया? कोई भी लालच देगा, कहेगा ले 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 ले, रोटी बचा रहेगा, देगा तो चला जाएगा। नहीं आया समझ में? तो ऐसा हो जाएगा। नहीं आया? तो इसको जब भी लालच मिलेगा ये छोड़ के चला जाता है बेचारा, नहीं समझ पाए? तो हमेशा याद रखना, किसी बॉडी पर, किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से क्या जाएगा आएगा? इलेक्ट्रॉन। चाहे 11th में पढ़ो, चाहे 12th में, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, चाहे फिजिक्स में, हमेशा याद रखना कौन आएगा जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। क्या होता है? अगर ये एक बॉडी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ इस बॉडी पर क्या आया होगा? कौन सा चार्ज आया होगा? प्लस। नहीं समझे? अगर माइनस निकल गया तो क्या बचेगा इसमें? प्लस। और वो दिखने लगेगा तुम्हें। मतलब नहीं समझे?
मतलब किसी चीज़ से अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी कैसे हो जाएगी? ये पहले न्यूट्रल थी, क्या थी? न्यूट्रल थी। नहीं समझ पाए? तो अब कैसी हो गई? पॉजिटिव। अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, 11 12 चाहे जहाँ है फिजिक्स केमिस्ट्री में, बल्कि पूरा रूल यही है, एक बॉडी न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो इतना माइनस लेकर आएगा, बॉडी नेगेटिव। एकदम सिंपल। नहीं आया? कोई भी समझ गए तुम बाबा ने कि नहीं समझे? कोई भी बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो इससे तुम क्या समझते हो? उस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा। नहीं आया? समझ में? जीवन में चाहे केमिस्ट्री में 11th में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे जहाँ पढ़ा जाए, हमेशा याद रख, कह देना ये, कह दे ये बॉडी नेगेटिव हो गई है तो जो समझ जाना कि कहीं से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है। कोई कह दे ये बॉडी पॉजिटिव हो गई तो क्या समझोगे? इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया है। कोई ये कहे कि इस बॉडी पर पॉजिटिव आ गया है तो गलत है। कहते हैं पॉजिटिव आ गया है, लेकिन एक्चुअली में जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसको? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पहला तो समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया, थर्ड में देखो कह रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। तो अब फंडामेंटल चार्ज जो पॉजिटिव का है वो क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज यूनिट। और या इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज दोनों एक ही है। ये क्या है? मिनिमम चार्ज। क्या है? मिनिमम चार्ज एट एटम मॉलिक्यूल, या फिर क्या ऑब्जेक्ट बॉडी, कुछ भी लिख दो। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? उसका मल्टीपल हो सकता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होगा या फिर किसके चार्ज के बराबर होगा? प्रोटॉन के। किसके? प्रोटॉन के। नहीं आया समझ में? प्रोटॉन पे चार्ज के बराबर होगा। दोनों में से एक ही होगा। तो इसके मल्टीपल भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। याद रखना हमेशा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका दुगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है पॉजिटिव चार्ज के। उसने केवल पॉजिटिव चार्ज की बात की है, इसलिए इसकी बात करना। इसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पर। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए न? और इलेक्ट्रॉन वाले में ऐसा कुछ था नहीं। चलो आगे चलते हैं। मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। फंडामेंटल चार्ज के कैसा हो सकता है? मल्टीपल। समझ गए? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के लिए ये होगा। ये तो मैंने फंडामेंटल चार्ज बताया। फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज ये होगा, फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज ये होगा। आया समझ में? ऐसा। तो आगे चलते हैं। फोर्थ, बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रिक, फोर्थ पॉइंट में ये कहा है, एनसीईआरटी बुकवा देखो, लिख रहे हो क्या? लिखो। फोर्थ पॉइंट में ये कहा है, फोर्थ पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में फोर्थ पॉइंट में ये दिया है कि कैथोड रे का बिहेवियर जैसा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, एनोड रे का बिहेवियर उसके जस्ट अपोजिट होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अगर कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाउनवर्ड जा रही थी, नीचे जा रही थी, तो ये किधर जाएगा?
अपवर्ड जाएगा। नहीं आया समझ में? बस ये अपोजिट रहेगा। एनोड रे अपोजिट होगा किसके? कैथोड रे के प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। समझ गए? नीचे कहा गया है कि सबसे लाइटेस्ट, नीचे जस्ट उसके पैरा में देखो लिखा है, नीचे वाले 4th पॉइंट के जस्ट नीचे मार्क करो, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैंने ऐसा बताया अभी ना, हाइड्रोजन एक लौता बंदा ऐसा है जिसमें क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है। क्या होता है? अब बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल जाता है तो ये केवल बचता है H+। क्या बचता है? और इसी H+ को हम कहते हैं प्रोटॉन, और ये सबसे हल्का है। नहीं था? अच्छा है, नहीं आया। जहाँ भी H+ लिखा रहेगा हम तुरंत समझेंगे ये क्या है? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में ये दो ही चीज़ होती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो इसीलिए H+ कहीं भी लिखा हुआ मिले प्रोटॉन कहेंगे। अगर तुम्हें प्रोटॉन कहीं रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम H+ से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे? H+ से। समझ गए? लिखा रहता है ये। कभी कोई कहे कि ये प्रोटॉन डोनर है, क्या है? प्रोटॉन डोनर। क्या कहेगा? जब सेकेंड बुक केमिस्ट्री का पढ़ोगे कहेगा जो प्रोटॉन डोनर होता है, जिसमें प्रोटॉन का डोनर होता है, जिससे प्रोटॉन निकलता है, वो क्या होता है? तुम लोग वहाँ पढ़ कर आए होगे 10th क्लास में, एसिड बेस में। एसिड बेस में ये पढ़ा होगा। एसिड बेस पढ़े हो कि नहीं? H+ आयन पढ़ाया गया होगा उसमें। तुम्हें क्या पढ़ाया गया? H+ आयन्स। नहीं समझे? पानी में जो प्रोटॉन H+ आयन देता है, प्रोटॉन देता है, वो एसिड होता है। क्या होता है? ऐसा लिखा होगा तुम लोगों ने। अरे डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं? वाटर में मिलाने के बाद उसमें तो बस थोड़ा सा लिखा है कि पानी में अगर कोई भी केमिकल, मुँह मारूंगा अब तुम्हारे आकर, कोई केमिकल पानी में मिलाया जाए और वो H+ आयन रिलीज करे तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। ऐसा मतलब H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। उसको ऐसे भी डिफिनेशन लिखते थे, जो केमिकल H+ आयन रिलीज करेगा वाटर में वो क्या होगा? एसिड होगा। नहीं आया समझ में? इसका नेचर एसिडिक होगा। पढ़े थे कि नहीं? पढ़े होगे, बस याद नहीं होगा। आया समझ में? पुराना। और जो अब यहाँ पर पढ़ोगे सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, जो H+ आयन लेता है वो बेस होता है। क्या होता है? जो देगा तो एसिड है, तो जो लेगा तो क्या होगा? बेस। नहीं आया? इतना ईजी है, पढ़ाई बहुत ईजी है, बस हम सही से पढ़ते नहीं। आ गया कि नहीं? यही बेसिक क्लियर नहीं रहता ना, इसलिए पढ़ाई क्या हो जाती है? हार्ड। टीचर बोलता रहता है, बच्चा मुंह देखता रहता है, भूल के चला गया, नहीं समझ पाए, ऐसा हो जाता है। देखो अब हुआ क्या? फिर आगे जब और डिस्कवरी हुई, देखो सुनो तो, बल्कि आगे और डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि एक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रेजेंट है एटम में, वो है न्यूट्रॉन। इसे 1932 में डिस्कवर किया गया था। मार्क करो, ये नीट उट में आ सकता है। किसने डिस्कवर किया था इसे? चैडविक ने। उसी के नीचे जहाँ प्रोटॉन लिखा है उसी के नीचे पैरा है। आया समझ में? और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है। कैसा है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। नहीं समझ में? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसे चैडविक ने डिस्कवर किया था। समझ गया? ये थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये कैसे मिला ये आ सकता है पेपर में। नहीं आया समझ में? ऑब्जेक्टिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे मिला, उसने कैसे निकाला? कहा कि बेरिलियम, बेरिलियम समझ गए ना? बाई बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाई अल्फा पार्टिकल्स। बेरिलियम तो जानते ही होगे तुम लोग, बेरिलियम चौथे पोजीशन पे है। अरे लिथियम के बाद बेरिलियम, वो तो ऐसे समझ गए होगे। बेरिलियम समझ गए? समझ गए ना?
लेकिन तुम अल्फा पार्टिकल्स नहीं समझ पाए, नहीं समझे। तुम्हें बताता हूँ, बम्बार्डिंग का मतलब समझ गए कि नहीं? बम्बार्डिंग का मतलब बम जैसे फेंकना, छोड़ना, भम भम, नहीं समझ पाए? ऐसे नहीं समझे, धन 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 ऐसे छोड़ते जा रहे, नहीं समझ पाए? तो इस बेरिलियम पर किसका अल्फा पार्टिकल्स, क्या अल्फा पार्टिकल्स जीवन भर के लिए याद कर लेना। जैसे तुम्हें आया क्या, प्रोटॉन, क्या आया H+ याद हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही सेम तुम लोग कॉपी में लिखो तो अपने NCERT बुक में ही लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेम जीवन में कभी अल्फा पार्टिकल्स आ जाए, क्या आ जाए? अल्फा पार्टिकल। तो याद रखना अल्फा पार्टिकल्स को कहते हैं He2+। क्या कहते हैं? He2+। हीलियम दूसरे नंबर का बंदा है कि नहीं है? He2+ कहते हैं। इससे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम से निकाल दिया जाता है तो ये बन जाता है अल्फा पार्टिकल्स। क्या बन जाता है? अल्फा पार्टिकल्स। मतलब अल्फा पार्टिकल्स पर 2+ आ रहा है तो मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर इस पर चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है इसका? अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होगा? चार्ज एट अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा? चार्ज एन अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा? अरे 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो 2 प्रोटॉन उस पर बढ़ गया होगा, मतलब 2 प्रोटॉन उस पर एक्स्ट्रा दिख रहा होगा कि नहीं? पार्टिकल इक्वल टू कितना? चार्ज एट 2 प्रोटॉन। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? अरे समझ नहीं पाए क्या? इस पे एक्चुअली में चार्ज कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना था? एक प्रोटॉन पे चार्ज था ना, अरे अभी बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना? प्लस -19 कूलम आया। तो इस पे अगर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 का यहाँ इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज है। नहीं आया? He2+ के जितना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ हो जाएगा 3.6 × 3.2 -19 कूलम। क्या हो गया कबाड़ी? अच्छे से बातें कर रहे हो, देखो। हाँ, मैं डर थोड़ी ना रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा जो बताया अभी? अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा? हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, He2+ को क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। समझ गए? क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे। और इस पर चार्ज जो होगा ये फिक्स है, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। समझ गए कि नहीं? आया? अब उसने कहा है, देखो चैडविक ने कैसे डिस्कवरी करी? बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। क्या कराई? बम्बार्डिंग कराई। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकला और इसका मास क्या है? मास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, किससे? प्रोटॉन से। किससे? मतलब अगर तुम्हें कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में मास किसका ज़्यादा है, तो तुम क्या कहोगे? न्यूट्रॉन का। किसका? यहाँ लिखा है ना कि इसका मास, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। नहीं आया? तो ऑब्जेक्टिव ऐसे अंदर से बनता है। नहीं आया क्या? अगर तुमसे पूछ दिया जाए अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से मास किसका ज़्यादा है, तो तुम कहोगे अल्फा पार्टिकल्स का। किसका? अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन है। कितने? 2 प्रोटॉन है। नहीं आया समझ में? किसमें? अल्फा पार्टिकल्स में। इसमें अल्फा पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से क्या होगा? ज़्यादा मास होगा। इसमें 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं। आया समझ में? तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसका मास ज़्यादा हुआ? न्यूट्रॉन का।
बहुत स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? चलो आगे आते। न्यूट्रॉन की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गया न? तो बच्चे क्यों कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो? क्योंकि तुम जानते हैं तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। देखो आगे चलते हैं, आगे समझ में। जो टॉपर रहते हैं वो कहते हैं मैंने एनसीईआरटी पढ़ी 4 बार। जो एक नीट का टॉपर था इधर भोपाल का, तो उसने कहा 10 बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। नहीं समझ पाए? 10 बार जब उसने एनसीईआरटी पढ़ी है, ऐसे कहा कि 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, तो बच्चे कहते हैं मुझसे एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती है। अब बताओ अब कैसे कैसे करें? तो इसलिए कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखो एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया है? टेबल। टेबल दिख रहा है सबको? पीछे पेज पलटो, एक टेबल, हाँ वही टेबल है, बल्कि ये वाला किसी किसी में दूसरी जगह दिया, मेरे में यहाँ दिया है टेबल। टेबलवा देखो नई बुक में टेबल वहीं दिया होगा सामने जस्ट, हाँ वो जानती है। चलो देखें, देखो उसमें नेम लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके हम टेबल नहीं दिख रहा है, वो परेशान हो गया है। लो टेबल देखो तुम देखो देखो टेबल में लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को देखो कह रहा है ई से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे सही में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई माइनस से। किससे? और केवल ई लिखा रहता है तो उसको हम प्रोटॉन मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोटॉन। लेकिन इसने लिख दिया है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर है और आगे प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, ये तो समझ गए होगे। अब उसके आगे एब्सोल्यूट चार्ज दिया है। क्या दिया है? कि एक्चुअली में चार्ज उसके ऊपर कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6022। अरे हो गया, उसको 22 पढ़ सकते हैं। 22 मुझे पता है, मुझे पढ़ रहा हूँ। देखो इधर 22 10⁻⁴ कितना है? -90। तो हम फालतू कुछ नहीं करेंगे, 1.6 को छोड़कर बाकी पेंसिल से काट दो। समझ गए? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही केवल हम पढ़ेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? अप्रॉक्सीमेट में राउंड ऑफ करेंगे 30 जाएगा, क्योंकि वहाँ 0 है। नहीं आया? आ गया ना? अरे राउंड ऑफ पढ़े थे ना हम लोग। अब देखोगे टेबल में फिर से आया, टेबल 2.1 है ये, प्रोटॉन आया। क्या आया? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर भी देखोगे सेम चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही कितना है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या है? 0। क्यों न्यूट्रॉन पे? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। अरे आया कि नहीं आया? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। आया समझ में? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए उस पर चार्ज कितना है? 0। अब उसके आगे आते हैं, अब है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मतलब किसके रिस्पेक्ट में कितना चार्ज। तो तुम इन दोनों को जब डिवाइड करोगे प्लस माइनस को, तो आएगा 1। क्या आएगा? 1। एक पर +1 आ गया तो एक पर क्या आ गया? -1। इसलिए हम लोग रिलेटिव चार्ज को, जैसे हम लोग जो ये रिप्रेजेंट, कितने बच्चे ऐसे ही कन्फ्यूज हैं। देखो जैसे ऐसे लिखा रहता है, तुम लोग 10th में पढ़ाया गया होगा, 9th में भी तुम पढ़ोगे। देखो ऐसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताते हैं Na+ हो गया। क्या हो गया? Na+ हो गया। ये प्लस चार्ज केवल रिलेटिव चार्ज को बता रहा है। किसको? एक्चुअली में इस पे कितना चार्ज आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इस पर आया है। ये प्लस का 1 जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? केवल रिलेटिव चार्ज। नहीं आया समझ में? ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। नहीं आया? ये तो केवल ऐसे ही बता रहा। आया कि नहीं आया? नहीं तो बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जैसे ऐसा पूछा जाता है 12वीं में फिजिक्स के पहले चैप्टर में पूछा जाता है, एक बॉडी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बताओ उस पर चार्ज कितना आया? कहता है 1 कूलम। कितना कहता है? 1 कूलम। गलत है। 1 कूलम चार्ज नहीं आया। कितना चार्ज आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब जितना एक प्रोटॉन एक्सेस हो गया इस पर, ये रिलेटिव चार्ज है। आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? समझ गए ना? देखो बालक, बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आगे जाके बहुत पछताओगे। समझ गए? इसलिए फिर कहानी बन जाएगी, फुग्गे हो जाएंगे फुग्गे। देखो आगे चलते हैं हम। आगे समझ में कि नहीं आया? गया ना? चलो टेबल में आगे क्या दिया हुआ है वो देखो, मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास। मास में तुम देखोगे
टेबल में इलेक्ट्रॉन का मास दिया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻31 kg दिया है। हाँ 9 पॉइंट कितना दिया है, 9.1 है। कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg दिया है। समझ गए। तुम इलेक्ट्रॉन का मास तो देख लिए, अब प्रोटॉन का देखो, न्यूट्रॉन का देखो। प्रोटॉन का कितना दिया है, 1.672621 समझ गए। अब नीचे वाला अगर देखोगे न्यूट्रॉन का तो 1.674 और यहाँ पे क्या दिया था, 672 दिया था कि नहीं दिया था, नहीं समझे। प्रोटॉन का मास कितना दिया है, 1.672 और न्यूट्रॉन का कितना दिया है 1.674। तो कौन ज़्यादा हुआ, कौन ज़्यादा हुआ, यही है ना, क्या बोली, हाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा हुआ ना, वही तो बोल रहा। ये सही है ना 642। देखो पूरा थोड़ी लिखे, पागल थोड़ी देना लिखते जाएंगे, ये दोनों सेम था इसलिए अगला नंबर लिख दिया। आया, तो ये स्लाइटली बहुत मतलब कम ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है ये। आया, तो सबसे ज़्यादा मास इसका है। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें अंतर कितने का हो रहा है, 4 का। अरे 10⁻⁻4 कम है, ये कम है कि नहीं है, नहीं समझ पाए। तो इसीलिए जब एटम का मास हम कभी कंसीडर करेंगे तो हम केवल मास निकालते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 गुना कम है। कितना है, अरे 10,000 ही होगा ना, इसमें ये 10 है, मतलब 27 और इसमें 10⁻⁻4 का अंतर है। किसका, 10⁻⁻4 माइनस में समझ नहीं पाए क्या, देखो 10⁻⁻1 10⁻⁻2 कौन बड़ा है, 10⁻⁻1 बड़ा है। देखो ये है 1/10 और ये क्या है 1/100, ये 10 गुना बड़ा है इससे, नहीं समझे। मतलब 10 का यहाँ इंटू करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 गुना हो गया, ये 10 का 10 टाइम हो गया, नहीं समझे। किसके, इसके, नहीं आए समझ में। तो मतलब ये 10⁻4 टाइम होगा, किससे, इससे। 10⁻4 मतलब 10,000 गुना। कितना, 10,000 में 10,000 गुना बड़ा है मास इसका, इसका मास 10,000 गुना बड़ा होने की, प्रोटॉन की मास बड़ा होने की वजह से जब भी हम एटम का मास कंसीडर करेंगे तो उसमें किसका मास नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का। जब भी तुम्हें एटम का मास निकालना रहेगा तो हम केवल किसका मास निकालेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसे नेग्लिजिबल कर देंगे। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के मास को कभी कंसीडर नहीं किया जाता। तो पेपर में आता है कि एक मतलब एक बॉडी है, 12वीं में आता है, एक बॉडी है उसको दूसरी बॉडी से रगड़ दिया, 4 इलेक्ट्रॉन उस पर चले गए। बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसका मास बढ़ा कि कम हुआ, इलेक्ट्रॉन पे मास तो है, बात पक्की है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा मास तो कम होगा ही, भले से हम ना गिने तो क्या। नहीं आया समझ में। अरे इलेक्ट्रॉन पे कुछ तो मास रहा ही होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास जरूर बढ़ेगा। लेकिन एटम का मास जब भी हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नहीं लेते हैं। स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे समझोगे तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। क्यों बालक, ये आ गया मास वाला फंडा। अब दिया है AMU में मास निकाला गया उसका। किसने निकाला गया, AMU में। तो तुम लोगों को पढ़ाया गया था AMU कहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 में। 1 AMU इक्वल टू कितने kg था, बताओ। पेज पलट के देखो, 1 AMU इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1 AMU। मैंने कहा तो AMU को हम लोग 1U भी लिख सकते हैं। 1U बराबर या 1 AMU बराबर कितना लिख बोले, 1.67 इंटू 10 की पावर, ऐसा ही है ना, -27 kg। आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, हमने पूरा नहीं लिखा, बहुत बड़ा सा है, इधर भी बड़ा है। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे,
तो तुम्हारा 1u आ जाएगा। अरे कितने u है पता चल जाएगा न, हम लोग u ऐसे ही डिवाइड करके निकाले थे, समझ नहीं पाए। जैसे 1u इक्वल टू इतने kg होता है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इसको तो u निकल जाएगा। तो इसी को डिवाइड कर करके u निकाला गया है वहाँ पर। आया समझ में कि नहीं आया? इसको करेंगे तो 1.1 आएगा, इसको भी करेंगे अप्रॉक्सीमेट में 1 आएगा। तो तुम देखो 1 1 लिखा होगा। नहीं आया समझ में? देखो लिखा ना 1.000, उसको हम 1 ही मानेंगे। नहीं आया समझ में? अप्रॉक्सीमेट में देखो न्यूट्रॉन का भी 1.00 लिखा है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का देखोगे बहुत कम लिखा है। चार्ट में देखो, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अरे इतने kg में अगर 1u होता तो ये लगभग इतने हैं न, तो ये भी 1u होगा, ये बहुत कम है। ये कितने गुना कम है? 10,000 गुना कम है। इसलिए पॉइंट लगा के 4 अंक के बाद लिखा है। आया समझ में कि नहीं? इलेक्ट्रॉन में आया? तो चलो इधर आ जाते हैं हम लोग। थॉमसन मॉडल क्या है समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्या होगा? अब देखो पहले एटम को क्या कहा गया था? पहले एटम को क्या कहा गया था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। क्या है? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, कह दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मैटर का एटम है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया। लेकिन हुआ क्या कि जब डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो तब चालू हो गया झगड़ा। क्या झगड़ा चालू हुआ वो बताओ? जैसे तुम जब घर में अकेले थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस रूम में चाहो उस रूम में सो। लेकिन जब सदस्य की संख्या बढ़ी तो ये होने लगा कि मैं इसमें सोऊंगा तुम उसमें सो, तो उसे नहीं समझे? फिर उसे कौन किस में रहेगा, कौन किस में रहेगा? जैसे एक ही घर एक रूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब उसमें एकदम देखो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। नहीं है समझ में? लेकिन अगर अपने पास बड़ा घर हो जाए तो लोग कहेंगे मैं नीचे रहूँगा, मैं खिड़की वाला लूँगा, मैं इधर वाला लूँगा, मैं इधर वाला लूँगा। नहीं आया समझ में? सब में झगड़ा होने लगेगा कि मैं यहीं पढ़ूँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो ऐसे ही जब एटम को कहा गया था कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ये कहा गया कि एटम के 3 क्या हैं, जब डिस्कवरी हो गई कि एटम में भी पाए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। तो अब ये झगड़ा होने लगा मतलब लोगों में कि ये एटम में होंगे कहाँ। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? मतलब इनको एटम में रखोगे कहाँ पर? किस कोने में पड़े रहेंगे ये? कौन कहाँ होगा? नहीं आया समझ में? तो ये झगड़े चालू हो गए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारियाँ दी थी, इसलिए सबसे पहले कौन उछल के आया? वही जे थॉमसन। बहुत सारे लोग आए, उनका वैलिड नहीं हुआ सही तरीके से। जिनका मेन माना गया, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला या कुछ दिन तक जिनका मॉडल चला, बस उन्हीं को पढ़ाया जाता है अपने को। बाकी दिए तो बहुत सारे लोग थे। नहीं आया समझ में? समझे? तो ऐसा हुआ। तो अब आया का एटॉमिक मॉडल। क्या आया? मॉडल ऑफ एटम। क्या आया? मॉडल ऑफ एटम। तो मॉडल ऑफ एटम कई लोगों ने दिया, लेकिन अपने को 2 लोगों का ही पढ़ना है केवल। जो 9th में पढ़े थे वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला थॉमसन मॉडल। किसका? थॉमसन मतलब वही जे थॉमसन वाला, समझ गए? ये वाला देखो दिया है ना पहला मॉडल, थॉमसन मॉडल। समझ गए? थॉमसन ने दिया पहला मॉडल। अब थॉमसन ने क्या कहा ये भी अपने को बुक से ही पढ़ना है, 9th का है, बहुत ईजी है। जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, तो लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ गए? थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल पहला मॉडल दिया, दूसरा रदरफोर्ड का आएगा, फिर मॉडल नहीं पढ़, फिर बोर ने दिया था। किसने दिया था? बोर ने। फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, बोर की भी गलत हो जाएगी, फिर मॉडर्न आ जाएगा, तो फिर केमिस्ट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? बस यही पढ़ना है, एटम का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है कि एटम में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले ये पता करा गया, पहले उसने कहा था कि एटम में कुछ नहीं है, एटम अकेले है। फिर पाया गया कि एटम में 3 चीज़ें हैं। अब ये पढ़ना पड़ेगा
कि एटम में तीनों चीज़ें हैं कहाँ। नहीं आया समझ में? तो मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इसका जो थॉमसन का मॉडल था, क्या था? थॉमसन का मॉडल। उसने कहा एक तरबूज ले लो। क्या ले लो? तरबूज ले लो। उस तरबूज को काट दो, जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है वो पूरा प्रोटॉन है, जो उसके बीज हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस मॉडल को कहा गया वाटरमेलन मॉडल। नहीं समझ पाए? और न्यूट्रल जो होगा वो बाहर का जो छिलका होगा। नहीं समझे? समझ गए? और नहीं समझे? कितना बढ़िया से समझा दिया उसने। तो आया समझ में कि नहीं आया? उसने कहा कोई भी स्फेरिकल पार्ट ले लो, कोई भी स्फेरिकल बॉडी ले लो। समझ गए? तो पूरी जो स्फेरिकल बॉडी ऐसे फैली हुई है वो प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब ऐसे बिखरे पड़े हैं जगह जगह, एक एक दो दो एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हुए हैं। आया समझ में? तो इस मॉडल को कहा गया क्या? थॉमसन मॉडल। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया ना? कहा एक स्फेरिकल बॉडी ले लो, उसमें ऐसे पुडिंग कर दो, कुछ भी ऐसे 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 डाल दो, जगह जगह बिखरे पड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब पूरा जो होल बॉडी रहेगी वो किससे बनी रहेगी? प्रोटॉन से। नहीं समझे? और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहेंगे जैसे सीड्स रहते हैं। तरबूज वाला मॉडल ले लो, वाटरमेलन मॉडल। आया कि नहीं आया? आ गया। उसने कहा कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो टोटल प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसकी एक ही बात केवल सही थी, वो थी इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन उस पर होंगे। बाकी कुछ बात सही नहीं है, सब फर्जी फेंक दिया। नहीं आया समझ में? आ गया। तो बच्चों जैसे इसको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है, ख़त्म। इसको हम कहते हैं पम पुडिंग मॉडल। समझ गए? या फिर कहते हैं क्या? रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, कुछ भी हम लोग कह देंगे। आया समझ में? नहीं आया? एक बार इसको रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। आया समझ गए ना? वैसे तुम लोग नहीं समझे, उसको पढ़ोगे तुम्हें खुद हिस्ट्री की तरह समझ में आ जाएगा। नहीं आया क्या? आ गया ने? आ गया? तो ऐसा हो गया। बाकी इसका मॉडल जब डिस्कवरी और चीज़ें को हुई तो इसका मॉडल फेल हो गया था। फिर मॉडल आया रदरफोर्ड का, वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है?